डीजनरेशन कब होती है फाइब्रॉइड्स की? जब भी एक फाइब्रॉइड अपनी बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है ना उसको आउटग्रो कर जाए। आउटग्रो कब करता है? मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी में, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ ए हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। उसमें रैपिडली फाइब्रॉइड की ग्रोथ होती है, ब्लड सप्लाई काफ़ी नहीं रहती, हेमरेजिक चेंजेस आती हैं, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, लीडिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ पेन। So if they say a female basically had an abdominal mass, then basically she became pregnant and now वो present कर रही है low grade fever and significant pain के साथ. So red degeneration should be your primary DD. ठीक है, या समटाइम्स ये होता है कि हेमरेज हो जाती है इनटू अ फाइब्रॉइड, तब भी वो प्रेजेंट करेगा पेन के साथ. सो दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड इटसेल्फ. Similarly, the fibroid can get infected. ठीक है, oftentimes infection follows either delivery or an abortion. So if it gets infected, it would similarly present with pain. If basically there's a hemorrhage, तो वो present करेगा पेन के साथ. अगर रेड डिजेनरेशन होगी तब भी वो प्रेजेंट करेगा पेन के साथ. ठीक है ना. सो वी आर डन विद दी मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स. क्या क्या सेकेंडरी चेंजेस होती हैं फाइब्रॉइड्स के साथ? एक तो डिजेनरेशन ही है. whenever the fibroid outgrows outgrows its own blood supply. एंड जो प्रेगनेंसी वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी टर्म इट रेड डिजेनरेशन. सिमिलरली फाइब्रॉइड की एट्रोफी भी होती है, एंड दैट इज समथिंग विच हैपन्स आफ्टर मीनोपॉज. ठीक है. सर्टन इन्फेक्शंस विच फॉलो डिलीवरी या अबॉर्शन. वैस्कुलर चेंजेस जिसमें टेलेंजेक्टेसिस आता है, डायलिटेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की. लिम्फेंजेक्टेसिस भी हो सकता है, डायलिटेशन हो सकती है लिम्फेटिक चैनल्स की. ठीक है. अच्छा, डू फाइब्रॉइड्स हैव मैलिग्नेंट पोटेंशियल? येस, बट बहुत ही ज़्यादा कम. इट इज़ द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फाइब्रॉइड. लेस देन 0.5% केसेस में सार्कोमेटस चेंज आ जाती है विद इन द फाइब्रॉइड. नॉनदलेस अगर बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो किसी फाइब्रॉइड की तो यू कैन सस्पेक्ट कि मैलिग्नेंट चेंज आ चुकी है विद इन द फाइब्रॉइड. सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि आउट ऑफ द क्वेश्चन है, जस्ट वेरी वेरी रेयर. ठीक है. सब हम कॉम्प्लिकेशंस को भी डिस्कस कर चुके हैं. वी टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंटेशन. एग्जामिनेशन में क्या है, फाइब्रॉइड्स जनरली ना मल्टीपल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो इट इज़ नॉट अनकॉमन कि बहुत ही ग्रेविड यूट्रस आपको लगे. 32 वीक्स प्रेग्नेंट अपेरेंटली यूट्रस लग सकता है. 20 वीक्स लग सकता है अगर अम्लाइकस तक आपको पैल्पेट हो रहा है. अगर जीफी स्टर्नम और अम्लाइकस के बीच में पैल्पेट हो रहा है तो 32 वीक्स आपको लग सकता है. ठीक है. दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन. ऑल राइट. अच्छा, अब और भी बहुत सारे डीडीज़ हैं ना जिसमें मैस एब्डोमेन होता है और वो सेंट्रल होता है. अगर प्रेगनेंसी है ना तो वो भी हम कह सकते हैं कि डीडी है फाइब्रॉइड्स की, राइट. ऑब्वियसली उसमें भी आपको यूट्रस पैल्पेट होता है ना पर एब्डोमिनली. सिमिलरली एडिनोमायोसिस. हाउ डू यू डिफरेंशिएट हाउ डू यू डिफरेंशिएट एडिनोमायोसिस फ्रॉम फाइब्रॉइड्स? एक तो एज डिफरेंट है. एडवांसिंग एज के साथ एडिनोमायोसिस विच इज़ बेसिकली एंडोमेट्रियल टिश्यू विद इन दी मायोमीट्रियम, ये कंडीशन विद एज बिकम्स मोर लाइकली. ठीक है. सो 40s में ये बहुत कॉमन होता है, अर्ली 30s एंड 40s में इट्स प्रीटी अनलाइकली. ठीक है. सो फुल प्रेगनेंसी एक डी डी, एडिनोमायोसिस एक डी डी. एडिनोमायोसिस में ये कि मल्टीपैरिटी में कॉमन है. सो pair of 4 female is likely to have adenomyosis, whereas a pair of 4 female is unlikely to have something like a fibroid. 40s में ये कॉमन है. एंड इसमें बेसिकली ना सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट होती है यूट्रस की. ऐसा नहीं होता कि यूट्रस में आपको कोई मैस फील हो रहा है, रादर आप ग्लोबुलर इन्लार्जमेंट होती है यूट्रस की विच इज़ बेटर बेसिकली परसीव्ड ऑन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन. दूसरी बात है कि इसका साइज़ लिमिटेड होता है. वेरी रेयरली उसका साइज़ 14 वीक्स से ज़्यादा फील होता है. एंड व्हेन डज अ यूट्रस बिकम पैल्पेबल? जब उसका साइज़ 12 वीक्स से ज़्यादा होता है. उससे पहले वो पैल्पेबल होता ही नहीं है बिकॉज वो एब्डोमेन में प्रेजेंट ही नहीं करता. सो कंपैरिजन में एडिनोमायोसिस का साइज़ बहुत कम होता है. सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट है, मल्टीपैरिटी के साथ एसोसिएटेड है, 40s में कॉमन है. वेरी अनलाइकली टू बी ऑफ अ ग्रेटर साइज दैन द 14-week ग्रेविड यूट्रस. ठीक है. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख ली हैं. अच्छा, अब हमने डीडीज़ को डिस्कस किया प्राइमरी. और क्या डीडी हो सकती है फाइब्रॉइड की? प्रेगनेंसी, एडिनोमायोसिस, पायोमीट्रा विच मीन्स पस इन द यूट्रस, हेमाटोमीट्रा. अगेन साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, कॉमनली एसोसिएट होता है पेन के साथ. सिमिलरली कोई ओवेरियन मैस हो सकता है, बट उस केस में जब आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको ओवरीज पैल्पेट नहीं होती, राइट, अमंग अदर थिंग्स. ठीक है. उसमें आप जाहिर से बात है ना बायलैटरली क्लियर एडनेक्सा होते हैं ना इन समवन विद अ फाइब्रॉइड, बिकॉज ओवरीज तो इम्प्लिकेटेड नहीं है.
बट इफ़ द प्रॉब्लम वॉज एक्चुअली दी ओवरी, तो आप जब पूरा एग्जामिनेशन करेंगे तो वो बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर फाइब्रॉइड सर्वाइकल है विच इज़ अ वेरी अनकॉमन प्रेजेंटेशन, तो जब आप पर्सपेकुलम करेंगे तो हो सकता है आपको ऑस नज़र ही ना आए, डिपेंडिंग के फाइब्रॉइड किधर है। बट पॉलिप्स में भी यही होता है, पॉलिप्स में भी ऑफन टाइम्स आपको ऑस नज़र नहीं आता, बिकॉज पॉलिप कैन बी एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल द सर्वाइकल ऑस एंड कैन बेसिकली कवर दी सर्वाइकल ऑस। और भी डीडीज हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। इन्वेस्टिगेशंस पर आते हैं, हमेशा की तरह सीबीसी में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एचएमबी होता है ना मोस्ट केसेस में, तो अनीमिया आपको जीपीई में भी नज़र आ जाता है कंजंक्टाइवल पैलर की सूरत में। आपने ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है, बिकॉज इवन इफ़ आपने मायोमेक्टमी करनी है, नॉट हिस्टेक्टमी, तब भी सिग्निफिकेंट ब्लड लॉसेस होते हैं। यू हैव टू ऑप्टिमाइज द हीमोग्लोबिन, फॉर दैट यू नीड टू नो द ब्लड ग्रुप, यू नीड टू अरेंज द ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली जो फर्स्ट चीज़ आप करते हैं ना इज़ एन अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वजाइनल भी कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल भी। आप यंग फीमेल जो कि अनमेरिड है उसमें आप ट्रांस वजाइनल नहीं करते, इवन दो इट इज़ मोर सेंसिटिव। सिमिलरली अगर बहुत बड़ा मैस है तो तब ट्रांस एब्डोमिनल इज़ प्रेफर्ड, बिकॉज यू नीड एन अल्ट्रासाउंड जो कि एब्डोमेन एंड पेल्विस दोनों को कवर करे। ठीक है, बिकॉज द मैस माइट बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेल्विस, बट प्रेजेंट तो वो एब्डोमेन में ही कर रहा है ना। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, हम स्टेरोस्कोपी कर सकते हैं विच इज़ बेसिकली लाइक लैप्रोस्कोपी एक्सेप्ट फॉर द यूट्रस। आप अंदर से डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं यूट्राइन कैविटी को। इसका फ़ायदा ये कि अगर छोटा सा फाइब्रॉइड है ना 3 सेंटीमीटर से कम, तो आप स्टेरोस्कोपी के ज़रिए भी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग द यूट्रस। ठीक है, इसके बाद एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रॉइड्स में। वाई? बिकॉज जो फाइब्रॉइड्स हैं वी स्टेटेड कि होते तो वो इंट्राम्यूरल है इनिशियली, बट वो प्रेजेंट कर सकते हैं सब म्यूकोजली भी और सब सेरोजली भी। अगर वो सब म्यूकोजली प्रेजेंट करते हैं तो उनकी अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं, लाइकली टू डिस्टॉर्ट द यूट्राइन कैविटी, लाइकली टू प्रेजेंट विद एचएमबी। ठीक है, जबकि अगर वो सब सेरोजल हैं तो वो पिडंकुलेटेड होते हैं, वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं पेल्विक कैविटी में। ठीक है, अच्छा समटाइम्स ये होता है कि वी हैव अ फाइब्रॉइड, ठीक है, वो ना ब्रॉड लिगामेंट में चला गया। ब्रॉड लिगामेंट क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लिगामेंट्स जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं यूट्रस के लैटरल वॉल को। जब वो इम्पेंज करता है ना, यानी जब वो ब्रॉड लिगामेंट में एंटर होता है ना, ब्रॉड लिगामेंट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गुजर रहे होते हैं इंक्लूडिंग द यूरेटर, सो द यूरेटर कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ तो होते हैं ना मैस इफेक्ट्स, जिसमें फॉर एग्जांपल प्रेशर पड़ रहा है ऑन द ब्लैडर एंड देयरफॉर या इनकॉन्टिनेंस हो रही है या रिटेंशन हो रही है, वो डिफरेंट होते हैं। इस केस में वी हैव अ मैस जो कि डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है यूरेटर को। पेशेंट विल प्रेजेंट विद हाइड्रो यूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज अगर फाइब्रॉइड ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया यूरेटर को, तो अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आप यूरेटर को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो एमआरआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑफन टाइम्स केस में उन्होंने मेंशन किया होगा कि फीमेल हैज़ बिन इनफर्टाइल, हैज़ नॉट बिन एबल टू कंसीव फॉर एग्जांपल 5 years। तो अगर सब फर्टिलिटी भी है इन एडिशन टू द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रॉइड्स एज सीन ऑन एन अल्ट्रासाउंड, तब आप करते हैं हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी। ठीक है, यानी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मकसद ये होता है ट्यूबल पेटेंसी को चेक करना। आप कंट्रास्ट को एंटर करते हैं ना, और फिर कंट्रास्ट को फॉलो करते हैं। अगर दोनों साइड की पेल्विस में आपको स्पिल नज़र आ रहा है ना डाई का, तो दैट मीन्स कि ट्यूब्स तो पेटेंट है। सो इट मीन्स कि अनलाइकली कि ट्यूबल पेटेंसी इम्पेयर्ड है बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेज। ठीक है, तो ये आप सब फर्टिलिटी के केस में ज़्यादा करते हैं, वरना इतना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, जो आपकी मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है वेदर और नॉट द कंडीशन इज सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। वी स्टेटेड कि ऑफन टाइम्स फाइब्रॉइड्स एसिम्टोमेटिक होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% केसेस में। एसिम्टोमेटिक अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग है ना अल्ट्रासाउंड पर, तो आपने बस 6 मंथली फॉलोअप करना है, ये देखने के लिए कि कहीं साइज़ तो नहीं बढ़ा, ये सिम्टोमेटिक तो नहीं हो गया। अगर वो एसिम्टोमेटिक है लेकिन उसका साइज़ 12 वीक से ज़्यादा है, यानी वो पैल्पेबल है इन द एब्डोमेन इवन इफ बेयरली, तो तब आप सर्जरी को कंसिडर करते हैं। सिमिलरली अगर इफ़ इट इज़ इंसिडेंटल फाइंडिंग बट वो सब सिरोजल एंड हैपन्स टू बी पिडंकुलेटेड, तब भी आप सर्जरी को कंसिडर करते हैं इवन इफ देयर आरंट एनी सिम्टम्स। उसकी वजह क्या है? पिडंकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो डिटैच हो जाते हैं अपने पिडंकल से और किसी और पेल्विक ऑर्गन के साथ वो अटैच हो जाते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई अपनी बेसिकली उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई अपनी ब्लड सप्लाई बना लेते हैं। उसको हम कहते हैं पैरासिटिक फाइब्रॉइड। तो इसलिए आपने अगर पिडंकुलेटेड है तो यू हैव टू कंसिडर बेसिकली सर्जरी इवन इफ इट इज़ एसिम्टोमेटिक फॉर नाउ। ठीक है, अगर उसका साइज़ आता है, अगर वो पिडंकुलेटेड है, तो ये कंडीशंस है कि एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद आप सर्जरी को कंसिडर करते हैं। एंड इफ इट हैपन्स टू बी सिम्टोमेटिक, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर फीमेल इज़ इन द 20s एंड 30s एंड शी वांट्स टू कंजर्व her फर्टिलिटी, तो तब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एंड इफ शी इज़ फॉर एग्जांपल बियॉन्ड दैट पीरियड, शी नो लॉन्गर विशेस टू कंसीव एनी मोर, तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, समटाइम्स वी वांट टू गो विद मेडिकल ऑप्शंस। ठीक है, मेडिकल ऑप्शंस में आप जनरली ना सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। मेनोरेजिया को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं विद मेफेनेमिक एसिड जो कि कैंसर है।
यू कैन ऑल्सो गो फॉर समथिंग लाइक ट्रांसजेमिक एसिड जो कि एंटी फिब्रिनोलिटिक है, ब्लीडिंग को कम करता है, ब्लड लॉस को कम करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनीमिया के लिए, और एनीमिक पेशेंट की आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दे सकते हैं फॉर द सेम रीज़न। आप लीवर नॉर्गेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं अगर फाइब्रॉइड छोटा सा हो, वरना तो जगह ही नहीं होती है ना, वैसे भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये आपके पास मेडिकल ऑप्शंस हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है विच इज़ अ GnRH एनालॉग, जैसे कि सेटोरलेक्स है विच इज़ एन एंटागनिस्ट, एंड हमारे पास मतलब एगनिस्ट भी हैं, एंड दे हैव द सेम इफेक्ट कि वो रिड्यूस करते हैं साइज एंड वेस्कुलरिटी को। ठीक है, दे आर जनरली गिवन इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो दे आर क्वाइट इफेक्टिव, नॉट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बट दे आर क्वाइट इफेक्टिव प्री ऑपरेटिवली, लेकिन हम इनको इतना ज़्यादा नहीं देते बिकॉज ये डायरेक्टली ना HPO एक्सेस को इनहिबिट करता है। तो पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं इंक्लूडिंग लॉस ऑफ बोन मास, सो दे आर क्वाइट अनोइंग एज फार एज सिम्टम्स गो एंड क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। तो कुछ कंडीशन है जिसमें आप GnRH देते हैं, प्री ऑपरेटिवली देते हैं अगर आपने कुछ अरसे के लिए सर्जरी को क्या कहते हैं डिले किया हुआ है, हो सकता है पेशेंट एनीमिक है, ये हो सकता है उसका BSR ज़्यादा है, तो आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तब आप एनालॉग देंगे, साइज़ भी कम हो जाएगा सर्जरी के लिए, ब्लीडिंग कम होगी। सिमिलरली अगर पेशेंट जब आपने हिस्ट्री दी, आपने हिस्ट्री में ना नो मैटर द कॉज अगर HMB है ना, अभी आपको पता भी नहीं है कि वो फाइब्रॉइड है, तो आपने हमेशा पूछना होता है कि पहले कोई अगर ऑपरेशन हुआ है तो एनेस्थीसिया से कोई इफेक्ट तो नहीं आया, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। इफ़ देयर इज़ अ साइड इफेक्ट एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि सेकेंड सर्जरी में भी हो सकता है, तो हो सकता है पेशेंट फिट ना हो फिर एनेस्थीसिया, और आपने जाहिर सी बात है आपने मायोमेक्टमी और हिस्टेक्टमी दोनों GI में ही करनी होती है, तो यू माइट ट्राई टू मैनेज द पेशेंट ऑन GnRH। ये हो सकता है कि पेशेंट नियर करियो मीनोपॉज, आप कोशिश कर रहे हो कि हो सकता है कि ना ही फाइब्रॉइड को रिमूव करना पड़े, सो फॉर द टाइम बीइंग आप GnRH दे सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। पोस्ट मीनोपॉजल है ना, पोस्ट मीनोपॉजल वाले सिम्टम्स आने लगते हैं इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल किस चीज़ के लिए ससेप्टेबल होती है, बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस। फिर हमारे पास फर्टिलिटी प्रिजर्विंग एंड फर्टिलिटी नॉन प्रिजर्विंग प्रोसीजर्स है। अगर फीमेल वांट्स टू प्रिजर्व अ फर्टिलिटी, फिर दो ऑप्शन है, मायोमेक्टमी है एंड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। फर्टिलिटी नॉन प्रिजर्विंग में हिस्टेक्टमी है, जिसमें आपको पूरा का पूरा यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ एज फार एज दिस टॉपिक गोज, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको बात समझ आ गई हो।